Hello guys, welcome to the class and this is Master Mains and by me Abhishek Yadav, which is not important as I've said in my previous videos that I'll be covering GS1, GS2, GS3 and GS4. ठीक है इसके अंदर we also cover the essay paper. At the same time we'll try to give you the questions and discuss the answer. ठीक है एंड एज यू कैन सी ये GS1 का लेक्चर 1 जो कि सोसाइटी में है। मैं बताऊंगा कि सीधा सोसाइटी मैंने क्यों शुरू करी। ठीक है ओके सो एज यू कैन सी जो GS1 का जो पेपर है वो आपके 4 सब्जेक्ट से बनता है। ठीक है आपका एक तो जो हिस्ट्री है ओवरऑल जिसके अंदर आपका हेरिटेज एंड कल्चर भी काउंट होता है। सेकंड है ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ठीक है तो जो आपका कल्चर है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है पोस्ट इंडिपेंडेंस को मिला के। ठीक है जो ये पोर्शन है लास्ट टाइम व्हेन आई वाज एनालाइजिंग आई फाउंड आउट दैट ओनली 4 क्वेश्चंस दैट दे आस्क ओके एंड जो आपकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इसमें से एक एक क्वेश्चन आता है और कभी कभी नेग्लेक्ट भी हो जाता है। ठीक है एंड जो आपका सोसाइटी पोर्शन है इसके अंदर से ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है लेकिन जो आपका ज्योग्राफी है जिसके लिए सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हुए हैं और आपको शायद इतनी इंपॉर्टेंस ना समझ आए इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है ये वेरी कर सकता है हर साल के हिसाब से बट एवरेज ऑन एन एवरेज मैं आपको इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे है कि आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे नहीं भी पूछेंगे जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी और एग्री इसमें भी आपका जो एंशियंट जो आपका आर्ट एंड कल्चर है उसमें से एक आधा क्वेश्चन या आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से एक आधा क्वेश्चन और इसमें से 2-3 क्वेश्चन। ठीक है और आपके इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी 4 भी होते हैं लेकिन ऑन एन एवरेज 5-6 क्वेश्चन आपके सोसाइटी से आ जाते हैं और 8 इसमें से आ जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट आपका जो सोसाइटी का पोर्शन है प्लस आपका जो जियोग्राफी का पोर्शन है दोनों मिला के ऑलमोस्ट आपके 14-15 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है 20 क्वेश्चन में से तो आपकी सारी प्रिपरेशन इन दोनों पे जरूर होनी चाहिए, सारा फोकस इन दोनों पे होना चाहिए। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आप मोस्टली जो पोर्शन है आप हिस्ट्री का जो है जो आप मॉडर्न हिस्ट्री है जो स्ट्रगल है और जो मिडल 18th सेंचुरी से लेके है वो आप जब स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं आप अपनी RR शर्मा जो भी आप पढ़ते हैं उसके अंदर से आप मोस्टली कवर कर लेते हैं। आपको राइटिंग प्रैक्टिस की जो चाहिए ये आप कर सकते हैं। ठीक है और ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको विजन की मोस्टली वो बुकलेट मिल जाएगी जिसमें आप वर्ल्ड हिस्ट्री कर सकते हैं या किसी भी रिसोर्स से कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री बस पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन आता है कभी कभी नहीं भी आता है तो आप बस उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है तो दैट इज वाई आई हैव चूजन फॉर GS1 में जो जो फर्स्ट टारगेट जो होगा मैं ये करूंगा और आज स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर विल कवर द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है ओके यू गॉट इट। हाँ एक और चीज बता देता हूँ जो कि GS1 है और GS2 है आपका उसमें जो सोसाइटल पर जो सोसाइटी का जो सिलेबस है वो इस तरह से है कि इसके अंदर जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको जो कि वुमेन है। ठीक है पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है एंड अर्बनाइजेशन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट टू क्लियर ताकि आपको याद रहे। वुमेन हो गया, ठीक है पॉपुलेशन हो गया, पॉवर्टी हो गई एंड आपका अर्बनाइजेशन हो गया। ठीक है लेकिन जो GS2 में आपका सोशल इश्यूज का जो टॉपिक है वो मोर और लेस इससे ही मैच करता है जिसके अंदर आपके आते हैं वल्नरेबल सेक्शन आते हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट जो होता है। तो आप ये देखने की कोशिश करेंगे ये दोनों ही मोर और लेस सोसाइटी के ही पोर्शन आते हैं। ठीक है इसमें NGO भी आते हैं, NGO और नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स जो होते हैं आपके जो चैरिटी डोनर्स इंस्टीट्यूशन वगैरह जो होते हैं जो कि एज अ सोसाइटी में काम करते हैं। बट वो भी अलग इशू है, पढ़ लेंगे हम बाद में। बट जस्ट टू ट्राइंग टू मेक यू द डिफरेंस की जो सोसाइटी का जो इंडियन सोसाइटी है इसमें जो आपके पोर्शन है मोस्टली स्टैटिक होता है और वो ये बताता है कि
जो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर जो एग्जिस्ट करते हैं, जो है एज अ फैक्ट, ठीक है, जो एज अ फैक्ट है, वो मोस्टली आपके जीएस वन में पूछा जाता है। और इसमें से इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज जो आते हैं ना, जो हम वी गवर्नमेंट ट्राई टू डू विद द स्कीम्स एंड चैरिटी डोनर्स एंड एजुकेशन, इन सब में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन जो ये होता है, ये बेसिकली फैक्ट होता है दैट यू शुड नो, रीड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज एंड ट्राई टू कलेक्ट एंड राइट, एंड राइटिंग प्रैक्टिस इज ऑल यू नीड। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज। तो ये आपका सिलेबस के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। सोसाइटी की क्या इंपॉर्टेंस है, ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस, 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, प्लीज इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा इन द सोसाइटी पोर्सन। और आपको हिस्ट्री जो पोर्सन है वो आप प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपेयर करते ही हैं, तो वहां से हो जाएगा। तो जीएस वन की प्रिपरेशन आपकी कुछ ऐसे अप्रोच रहनी चाहिए। ओके, ऑलराइट। So this is the golden rule that I made, and I teach all my classes. First is the syllabus in previous year question paper, writing practice and current affair. आपका जो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यूपीएससी सिर्फ आपको यही दो चीज ही कन्वे करती है, ठीक है। आपको यूपीएससी सिर्फ यही चीज कन्वे करती है, क्योंकि इसके अलावा इसके अलावा सब बातें कि ये करना है वो करना है आपका, वो आपको बुकलेट नहीं देती। आपको कोई बुक नहीं बताती कि आपको यहाँ से पढ़ना है। आपको किसी भी, हर टीचर का जो परसेप्शन होता है वो अपने हिसाब से सिलेबस को डिकोड करता है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखता है और आपको समझाने की कोशिश करता है कि आपको कैसे पढ़ना है। बट जो यूपीएससी कन्वे करती है, जो ऑथेंटिक सोर्स है, वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। आप इन दोनों को नेगलेक्ट मत कीजिए। सिलेबस को तो ऐसे रट्टा मार लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हर सिलेबस के अंदर सब पॉइंट्स भी कौन से पॉइंट्स हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर रात को कोई 2 बजे आपसे पूछ लेना कि सिलेबस में ये पॉइंट क्या है, सोसाइटी का कौन सा सिलेबस है क्या है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको बताता है कि हर एक सिलेबस के हर एक पॉइंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस किस पोर्शन से आ रहे हैं स्पेसिफिकली। जैसे अभी अब मैं आपको जैसे सोसाइटी पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उसमें जो मैं बताऊंगा कि कहाँ से इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस इसमें भी बताया कि इसमें से 8 7 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से 5 6 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, और आप पता लगा कि आप सोचो कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ ली, अब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ लेता हूँ, अगला ध्यान रहता है। बट आपको पता होना चाहिए किस पे कितनी इंपॉर्टेंस रखनी है, कितना कितना टाइम देना है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेगा। एंड सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज दैट ऑल यू नीड। एंड राइटिंग प्रैक्टिस यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट, बिकॉज इवन नोइंग, तो आपका माइंड और आपका हाथ जो सिंक होता है, जो आपकी स्पीड होती है और आपका जो थॉट प्रोसेस होता है, आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस इतनी ज्यादा जरूरी है कि यू जस्ट कैनॉट इग्नोर इट। राइटिंग प्रैक्टिस, कभी कभी राइटिंग प्रैक्टिस ना आप कम जानते हो, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस इतनी हो जाती है ना कि आप उसको, आप अपने व्यूज को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हो कि आपकी अगर नॉलेज उतनी ज्यादा होती है और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, तब भी वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। करंट अफेयर वो होता है जो आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ता है अपने आंसर्स के अंदर, जो आपको फैक्ट्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि आपको इन थ्योरी जनरल थ्योरी किसी को भी पता हो सकती है, बट जो फैक्ट है ये आपके आंसर को यूनिक बनाते हैं, आपको और बेटर बनाते हैं, जो आपको पेपर क्लियर करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज फैक्ट्स इज आउट यू नीड। ओके, ऑलराइट। सो हियर इज द मीनिंग ऑफ, एज आई टोल्ड यू, कि जो आपका ये वाला पोर्शन है, जो पहला ही टॉपिक है सोसाइटी का, जो 4 टॉपिक है इसके, ठीक है। इन सॉरी, ये 4 टॉपिक है, 1 2 3 4। जो ये वाले 4 टॉपिक हैं, इनमें आपका ये जो पहला टॉपिक है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये मैं आज कवर कर दूंगा। आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस डायरेक्शन में जाना है, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से कर सकते हैं। ऑलराइट। सो बेसिक मीनिंग ऑफ द इंडियन सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब क्या होता है। अब बिफोर यू रीड इन दिस, आई कैन take this diagram like this just to tell you कि इन जैसे दो लोग हैं, इनके बीच जैसा भी इंटरेक्शन है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन हो, ठीक है, जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो वी मेक अ रिलेशन, ठीक है, वी मेक अ रिलेशन। जो रिलेशन होता है, जब ये हम कई लोगों के साथ ऐसा करते हैं, तो एक एक सोसाइटी बन जाती है, ठीक है। उसी को ही आप ये बोलते हो कि हम वी आर लिविंग इन द सोसाइटी। एंड सोसाइटी के अपने एक रूल्स कल्चर वैल्यूज वगैरह कुछ होते हैं, जो आपके दोनों को अच्छे से रहने में मदद करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इनके हिसाब से जाएं तो इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशन, जो कि हमेशा चेंज होता रहता है, और जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है, जो आपका ये इंडिविजुअल है,
ये इंडिविजुअल है वो एक बेसिक यूनिट है, क्योंकि सब इंडिविजुअल को मिलके एक सोसाइटी बनती है, और सोसाइटी के अपने कुछ रूल्स वैल्यूज होते हैं जिसके हिसाब से वो मूव करती है। ठीक है। हर सोसाइटी के अपने वैल्यू सिस्टम होते हैं, हर सोसाइटी का अपना वर्किंग कल्चर होता है जो कि किसी भी दूसरी सोसाइटी से अलग हो सकता है। ठीक है। राइट। सो एक कैरेक्टर क्या होता है, एज आई वाज सेइंग कि पॉपुलेशन, जो इंडिविजुअल्स मिलके जो आप एक सोसाइटी बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड, उसके कैरेक्टर से पॉपुलेशन बहुत जरूरी है। बिना पॉपुलेशन के सोसाइटी तो बनेगी नहीं। ओके। एंड टेरिटोरियल इशू, जैसे जैसे पता है कि एक फैमिली होती है, एक इंडिविजुअल होता है, फिर उसकी फैमिली होती है, फिर उसका विलेज होता है, यस, और फिर उसके बाद स्टेट होता है, और फिर कंट्री होती है। ठीक है। तो आप ये सर्कल बना सकते हैं अपने डायग्राम में, जब आप आंसर राइटिंग करें, तो ये बताने के लिए एक टेरिटोरियल बेस होता है। जैसे अमेरिका, यूएसए, हर एक सोसाइटी होती है, हर एक का, इवन एक कंट्री के अंदर अलग अलग सोसाइटी हो सकती है। तो एक टेरिटोरियल बेस का बहुत होना जरूरी है। म्यूचुअल अवेयरनेस होनी चाहिए एक दूसरे के बारे में। ठीक है। कि वी एग्जिस्ट एंड वी हैव दिस। शेयर्ड कल्चर होना चाहिए, एज आई टोल्ड यू कि हर एक कल्चर, हर सोसाइटी अलग अलग होती है। एक साइकी की यूनिटी होनी चाहिए। जो आप बोलते हो ना कि मैं बिहार से हूँ, तो तभी आप छठ पूजा बनाते हैं। ठीक है। एंड आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आप कोई और कल्चर करते हैं, तो आप बिहार की जो एक सोसाइटी होगी, जो एक कल्चर होगा, जो आपको एक यूनिटी यूनिटी बनाता है आपके माइंड में, आप जो एक हैप्पीनेस क्रिएट करता है, आप सिक्योर फील करते हैं एक सोसाइटी के अंदर। ठीक है। जैसे अभी आप किसी दूसरे वर्ल्ड की किसी दूसरी सोसाइटी में जाएं, आप उतना सिक्योर ना फील करें, आपको एलिनेटेड ना फील हो, आपको ये ना पता हो क्या करना है, कैसे रहना है वगैरह। तो जो एक साइकिक यूनिटी होती है, जो एक कल्चर होता है, ये एक सोसाइटी की अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। तो इंडियंस, आपको मैंने मीनिंग समझा दी कि इंडियन मतलब सोसाइटी क्या होता है, जो इंडिविजुअल से मिलके एक कॉम्प्लेक्स होता है, जो इंडिविजुअल से मिलके बनता है, और वो एक शेयर्ड कल्चर होता है। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, कि एक पॉपुलेशन होता है, एक टेरिटोरियल बेस होता है, म्यूचुअल अवेयरनेस होता है, कल्चर, शेयर्ड कल्चर होता है, एंड एक यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी होती है कल्चर। ओके। अब जो टॉपिक का मेन सिलेबस है, विच इज साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ठीक है। मिनट। ओके। सो जो साइलेंट फीचर होता है आपका इंडियन सोसाइटी के, वो होता है कि आपकी सोसाइटी मल्टी एथनिक है। मैं इनको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जो हेडलाइंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मल्टी एथनिक है, मल्टी लिंगुअल है, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज मिल जाती है। इंडिया, स्पेशली इंडियन सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी जनरल सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी आपका सिलेबस है, अब मैं उससे उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इंडिया में मल्टी लैंग्वेज है, वो सारी लैंग्वेज आती है। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, वो जो कि बताता है कि 22 ऑफ दैम 8 शेड्यूल है जो डील करता है, आपकी कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। तो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है जहाँ पे हर तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। आपकी ये देखिए 1600 कुछ तो डायलेक्टिक्स हैं, जो मतलब बोलियां हैं जो बोली जाती हैं। ठीक है। एंड आपका मल्टी एथनिक मैंने बता दिया कि कैसे आपको हर कलर, हर रेस के लोग मिल जाते हैं इंडिया में। रेशियल प्रोफाइल, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं। ठीक है। अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जब आप करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जब भी साइलेंट फीचर की बात आए आपको क्या लिखना है। जब भी इंडियन सोसाइटी के बारे में आए, तो आपको इंट्रोडक्शन में जो इंडियन सोसाइटी की मीनिंग क्या लिखनी है वो पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे मल्टी क्लास है, मल्टी क्लास की सोसाइटी रहती है। ठीक है। और ये पैट्रियार्कल है, आपको पता है दो तरह की सोसाइटी होती है। एक पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, दूसरी पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, जहाँ पे एक फीमेल की डोमिनेंस होती है, और जहाँ पे मेल की डोमिनेंस होती है। तो इंडिया में आपको पता है कि आपकी खुद की फैमिली में आप ऑब्जर्व करेंगे, आपके एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करेंगे, आपको पता चलेगा कि इंडिया एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जहाँ पे मेल डोमिनेंस है। तो एक्चुअली इंडियन सोसाइटी में रहने का ही मतलब इंडियन सोसाइटी पढ़ने का एक अच्छा, आप ये भी देख सकते हैं कि एक्चुअली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में कि क्या क्या एग्जिस्ट करता है। अगर आपको कुछ ना याद आए, तो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बस उसको ऑब्जर्व करके लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, कि जब आपका माइंड अपने आपके हाथ के साथ सिंक करता है, तो आप एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में होते हो किसी चीज को आंसर करने के लिए। आई डोंट नो, एक ऑथर ने भी कहा था कि आई राइट टू नो व्हाट आई एम थिंकिंग। ओके। I don't know who he was, but the thought is very unique. That is why writing practice is very important. And unity in diversity is a very known fact about the Indian society. Whole world knows कि इतना diverse culture होने की वजह से, इसीलिए तो even
लोग द वर्ल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, अराउंड द वर्ल्ड पीपल वर सेइंग इंडिया बहुत ही डाइवर्स है, हर तरह के कल्चर है, हर तरह की बोली है, सब कुछ। ये कैसे एक स्टेट रहेगा, ये कैसे एक नेशन बना रहेगा? क्योंकि आप अमेरिका जाएंगे तो आपको सब कुछ एक जैसा दिखेगा, एक जैसे लोग दिखेंगे, एक जैसे बोली दिखेंगे, आपका लैंग्वेज सेम है, आपका आपके उनके कल्चर वगैरह सेम है। ऐसे हर एक कंट्री का एक शेयर्ड कल्चर है, सब कुछ है। लेकिन इंडिया में इतना डाइवर्स है कि आपको हर तरह के डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, पॉलिटिकल, लैंग्वेज, हर कुछ मिल जाएगा, इतनी डाइवर्सिटी। लेकिन फिर भी उन सब में ऐसा क्या रीजन है कि दे कॉल देमसेल्फ इंडियन? एक यूनिक फीचर है इंडियन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, हर तरह के कल्चर मिलते हैं, मल्टी एथनिक है, जहाँ पे ये सारे आपके जो फेसिस हैं वो मिलती हैं, मल्टी लैंग्वेज, ठीक है। एंड यहाँ पे को एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी है, जहाँ पे आपके आपकी फैमिली, आपकी इमीडिएट जो आपके दादा हैं, आपके पापा हैं, इनका जो एक ट्रेडिशन से जो रिलेशन है, और आपका खुद का जो रिलेशन है, आप उनमें वेरिएशन देख पाएंगे। तो जो मॉडर्निटी है और जो ट्रेडिशनलिज्म है, बोथ ही दे बोथ एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी, जहाँ पे आपको रैशनल थिंकिंग, सोशल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपके एजुकेशन और टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से, ठीक है, आपका एजुकेशन लेवल, इवन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, एवरीथिंग इज ग्रोइंग। सो दैट इज व्हाई कोएग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी यू कैन ऑब्जर्व इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया। ओके, एंड स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म, ठीक है, जहाँ पे आपके जो आपके बाबा हैं, जो होते हैं, बहुत लोगों के अपने बाबा होते हैं, बहुत लोगों के अपने स्पिरिचुअल कंसर्न्स होते हैं, आपका रिलीजन, आपका स्पिरिचुअलिज्म, आपका योगा, और ये आपको जो ये तो होता ही है साथ में, लेकिन आपका मटेरियलिज्म जो होता है, बेसिकली आपका लव टू द मटेरियलिस्टिक थिंग, जैसे आपकी कार हो गई, आपका आपका घर हो गया, आपके लिए सारी फैसिलिटीज जो होती है, जो मटेरियल चीज होती है, कुछ लोग उनमें बिलीव करते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो आउटर वर्ल्ड है, जैसे बुद्धिज्म ये सिखाता है कि जो आपका जो ये जितनी भी आपकी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो आपकी कभी पूरी नहीं हो सकती। तो वो आपको एक होप क्रिएट करती हैं आपके माइंड में, और उसके बाद आपको पेन होता है। तो आपको एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए, दैट द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिज्म में ये होता है कि आप सब कुछ त्याग दो, कि आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हो, एंड यू लिव योर लाइफ लाइक लाइक बाबा, लाइक एन योगी, एंड एवरीथिंग। सो दैट इज व्हाट। लेकिन मटेरियलिज्म वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे आराम से। तो दिस इज द को एग्जिस्टेंस बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, एंड बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। ये काफी इंटरेस्टिंग है टू अंडरस्टैंड, जहाँ पे आपको एक सम, आपको आपको इंडिविजुअलिज्म, आपको कोई लिबर्टी मिलती है, आपको सेल्फ रिलायंस मिलता है, एट द सेम टाइम आप कलेक्टिविज्म होते हो, आप अपनी फैमिली और अपने आप को सपोर्ट करते हो, लाइक एनी सोसाइटी। सो इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म इज ऑल्सो सोसाइटी। ब्लड एंड किनशिप रिलेशनशिप होता है, आपका कंsanguine होता है। इसमें कुछ कुछ चीजें मैंने जानबूझ के नहीं लिखी है, मैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, उससे आपको भी प्रॉब्लम होगी समझने के लिए। लेकिन अभी मैं जब आपको रिकॉल करूंगा सारी चीजें, तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इंडियन सोसाइटी का मतलब क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, और आपको कैसे पढ़ना है। सिर्फ उन सब चीजों के लिए ही ये ओवरऑल एक बर्ड आई व्यू आपका ये वीडियो रहने वाली है। ओके, सो एक कंsanguine रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे आप एक ब्लड रिलेशन होता है आपका और आपके ब्रदर का, सिस्टर का, फैमिली का, आपके पापा का, नॉट योर मदर। ओके, नॉट योर मदर, ठीक है। एंड एक दूसरा रिलेशन होता है जो मैरिटल होता है, जो कि आपका ब्लड रिलेशन नहीं होता है, बट यू मैरी समवन एंड फॉर्म दिस रिलेशन, मैरिड लाइफ। आपका एक ट्रस्ट होता है, बीच में एक पूरी फैमिली क्रिएट होती है, जस्ट ऑन बेस्ड ऑन द मैरिज। तो वो आपका ब्लड रिलेशन नहीं हुआ, ठीक है। एंड इंडिया में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, दैट वी ऑलरेडी नो। जो हिस्टोरिकल आपके एंशियंट एंड कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल एज के हिसाब से जो आपकी बनाई जाती है, जो वर्ना सिस्टम है आपका कास्ट का, वो भी एक इंडियन सोसाइटी का बिगेस्ट फीचर है, जिसमें आपको पता ही है कि ब्राह्मण और आपके वैश्य शूद्र वगैरह, जो हम जितने जो वर्ण जाति के जो भी सिस्टम आते हैं आपके, आपको वो पता होना चाहिए। वो भी इंडियन सोसाइटी एक एक्चुअली, ये जो कास्ट सिस्टम है, जो आपके दो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से ज्यादा आते हैं, एक तो आपके कास्ट सिस्टम से आते हैं, ठीक है, दूसरा आपकी फैमिली से आता है।
इवन जो फैमिली एंड कास्ट सिस्टम है, अगर मैं उनको एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो फैमिली होता है इसमें एक मैट्रिलोकल होता है, ठीक है, जिसमें आप मदर के यहाँ रहते हैं। एक पैट्री लोकल होता है जिसमें आप अपने फादर की फैमिली के यहाँ रहते हैं, ठीक है। एक नियो लोकल होता है जिसमें आप अपनी खुद की फैमिली बना लेते हैं, ठीक है। अगर आप डिसेंड की लाइन लाइन के हिसाब से देखें, तो आप डिसेंडेंट के हिसाब से देखें, तो आप अगर आप अपने फादर की साइड में रहते हैं तो ये आपका हो गया कि पैट्रियार्कल लाइन, सॉरी, पैट्री लाइन, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, पैट्रिलाइनियल। और अगर आप मदर की साइड में जाके रहते हैं तो आपकी मैट्रिलाइनियल हो गई, ठीक है। अगर मैरिज के हिसाब से फैमिली होती है जिसमें पॉलीगैमी होता है, ठीक है, जिसमें एक ही आदमी के कई वाइफ्स होती है, ठीक है। अगर आप देखें तो एक एंड्री पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री होता है आपका, जिसमें वाइफ जो होती है वो उनके हस्बैंड होते हैं दो तीन। ये कई प्रैक्टिस में होता है, एक खासा प्रैक्टिस है। बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि जो आपके, सॉरी कास्ट सिस्टम नहीं, फैमिली सिस्टम। हाँ, फैमिली सिस्टम के अंदर अब इतने सारे सिस्टम है, मैं सारे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसे ही आपके कास्ट सिस्टम में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो सारे नहीं एक्सप्लेन कर सकता। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकूं कि इंडियन सोसाइटी के अंदर इंडिया फीचर क्या क्या है जो आपको है। ये तो उसमें ये होगा कि यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज हो गई, इस हिसाब से पेज में करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज हो गई, ये याद रहेगा आपको। मल्टी लैंग्वेज, ठीक है, मल्टी एथनिक हो गई, ठीक है। यहाँ पे कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है इंडिया में, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में कास्ट, ठीक है। यहाँ पे यूनिटी है इन डाइवर्सिटी, ठीक है। ये जितने पॉइंट्स जो मैंने इसके अंदर लिखे हुए हैं वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड की साइलेंट फीचर्स क्या है इंडियन सोसाइटी के, ठीक है। संस्कृताइजेशन ये होता है कि जब जब जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो अपने आप को वैलिड बताने के लिए, अपने अपने आप अपना स्टेटस ऊपर करने के लिए, अपना स्टेटस नॉट वैलिड, अपने आप का अपना स्टेटस ऊपर करने के लिए, जब अपर कास्ट जो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय होते हैं, ठीक है। आपको पता ही है जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र एंड वैश्य चार कास्ट होते हैं वरना सिस्टम के हिसाब से। तो जो लोअर कास्ट वाले लोग होते हैं वो अपर कास्ट के रिचुअल्स और रिलेशन को खुद इम्पर्सोनेट करते हैं, फॉलो करते हैं, ताकि उनका खुद का स्टेटस सोसाइटी में बढ़ सके। दैट्स कॉल्ड संस्कृताइजेशन हो गया, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन वो होता है, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में आपको मैं फर्क समझा दूं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि आप जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, इक्वलिटी है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और और जेंडर पे हो गया आपका, जितने भी ये सब हो। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है। और वेस्टर्नाइजेशन का मतलब होता है वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न वैल्यूज को फॉलो करना आपको। अब आप मॉडर्न से, अब ये नहीं कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं, ठीक है। आप वेब सीरीज देख रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, आप पॉप कल्चर सुन रहे हैं, आप वेस्टर्न मूवीज हॉलीवुड मूवीज देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ये सब देख रहे हो तो आप मॉडर्न है, ये टिपिकल सेंस आप छोड़ दीजिए। बल्कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, आपका एनवायरमेंटल कंसर्न जो है कंप्लीट हो रहे हैं। आप वो सारी चीजें जब ये सब आप फॉलो करते हो तब एक आप एक मॉडर्न मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ते हो। वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न से रिलेटेड है, ठीक है। इंडस्ट्री इंडस्ट्री एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में है, अफेक्ट जस्ट चेंज द कास्ट सिस्टम, ये सब ये वो सारे फीचर्स हैं जो कास्ट सिस्टम को चेंज करते हैं। कास्ट सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है, एक अपने आप में एक लेक्चर हो सकता है, फैमिली के ऊपर बहुत लेक्चर हो सकता है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स बर्ड व्यू, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली इंडियन सोसाइटी में क्या क्या आता है, दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। संस्कृताइजेशन मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। लेजिस्लेटिव मेजर द सोसाइटी द गवर्नमेंट हैज टेकन टू चेंज द कास्ट सिस्टम, ठीक है। जैसे अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट आया हुआ था, ठीक है। आपकी सोसाइटी में आपके जो आर्टिकल्स हैं राइट टू इक्वलिटी वाले, चार जो आर्टिकल्स हैं वो आपको बताते हैं। तो गवर्नमेंट जो लेजिस्लेटिव मेजर्स है, जो गवर्नमेंट हैज टेकन टू रिमूव दिस कास्ट सिस्टम एंड एवरीथिंग।
सो इट वाज बेसिकली कास्ट सिस्टम, बट आपका मेरा पॉइंट ये था कि आप समझ जाए कि कास्ट सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, जो है आपकी फैमिली सिस्टम, ये किस किस तरह की फैमिली सिस्टम है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। तो ये ओवरऑल आपको इंडियन सोसाइटी के बारे में ही बताते हैं। एंड दिस इज समथिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दैट यू शुड गो। एंड जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे ये देखो कास्ट सिस्टम आ गया, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के ऊपर पूछा गया, assuming a new identity association or form, hence the caste system cannot be eradicated। ठीक है। जो मैं आपको कीवर्ड्स बता सकता हूँ, मैं आपको आपको ओवरऑल बता सकता हूँ कि कास्ट सिस्टम क्या है, सोसाइटी क्या है, बट लेकिन उसके बाद आपको समझने के बाद, आपको पढ़ने के बाद ये आपको खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया कि इंडिया डाइवर्स लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट इंडियन यूनिटी के बारे में, अबाउट इंडियन सोसाइटी के बारे में। द कमिंग लेक्चर विल परस्यू इवन फर्दर मोर। एंड yeah, this is what the some of the things that you understand about a key Indian um, इंडियन सोसाइटी एक्चुअली क्या होती है। मैंने आपको बताया कि कैसे सारी अलग अलग जो फैक्ट्स हैं जो आपके मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। जो कास्ट सिस्टम है, एक इंडियन सिस्टम, इंडियन सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है। स्पिरिचुअलिज्म है इंडिया में, मटेरियलिज्म है इंडिया में, ट्रेडिशनलिज्म है, मॉडर्निटी है, इंडिविजुअलिज्म है, कलेक्टिविज्म है, आपकी जॉइंट रिलेशन, जॉइंट फैमिली है, आपकी किनशिप है, आपका ब्लड रिलेशन है आपका। ये जो सोसाइटी के जो फीचर्स हैं, इंडिया में डाइवर्सिटी है बट साथ में यूनिटी भी है। इंडिया एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, सोसाइटीज होती हैं जो कि मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, बट इंडिया एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है। इंडिया में जो मल्टी क्लास होता है, ठीक है, इंडिया मल्टीलिंगुअल है, मल्टी एथनिक है। ये सारे वर्ड्स हैं, ये आपके बर्तर में वो ठीक कर सकता था, पर जानबूझ के मैंने नहीं किया, जस्ट टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट। एंड अगर आपको ये बेसिक चीजें समझ आई हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना कि एक सोसाइटी के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड ये मैंने आपको बताया, एंड ये सिलेबस मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि GS1 का सिलेबस क्या होता है और उसमें क्या कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल मेक फॉर द वीडियो फॉर द टुडे। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।